Hello everyone, I am CS Advocate Riya Jariwala and today I will be dealing with the different types of transfer under the Transfer of Property Act. तो सबसे पहले let us try and understand the first and the most popular form of transfer, that is sale. जब एक इंसान दूसरे इंसान को किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करता है for a consideration, that is for rupees. The consideration has to be a monetary consideration. It may be either paid or promised और पार्टली पेड एंड पार्टली promised. मतलब आइदर पूरा पैसा अभी दे दिया गया होगा या फिर कुछ भी नहीं दिया और प्रॉमिस किया, एक डेट क्रिएट किया, या फिर आधा पे किया और आधे की डेट बनाई, आधे का कर्ज बनाया, प्रॉमिस किया. ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज सेल. अब सेल दिया गया है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 57 के प्रोविजंस के अंदर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ सेल कि द सेलर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ही मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर. तो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर में दो कंडीशंस है. एक कि उसने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि वो मेजर होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और he should also not be disqualified by any law. And the second condition that he should be competent to transfer is that he should be authorized to transfer. मतलब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट उसके पास होना चाहिए. तो that makes a person competent to transfer. The buyer can be any person who is not disqualified to be the transferee under section 6H3. The subject matter has to be a transferable property. Thirdly, the transfer of ownership should be there, and it should be for a price paid, promised, and partly promised. And the consideration has to be a money consideration. अगर पैसा नहीं दे रहे हो और कोई भी और valuable चीज दे रहे हो, then that will not be a sale and it will become an exchange. The main difference between sale and exchange is that in sale there is money involved. A contract for sale of immovable property differs from a contract for sale of goods because in a contract for sale of immovable property, specific performance is usually granted unless special reasons to the contrary are shown. मतलब अगर आपने आज बोला कि मैं ये गुड्स तुम्हें दूंगा, तो अगर फ्यूचर में मैं रिफ्यूज कर देता हूँ तो भी कोर्ट यूजुअली मुझे बोलेगा कि आप उसे वो गुड्स दो. पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड देन एट अ लेटर स्टेज सेलर मना कर देता है बेचने से, तो देन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट किया जाएगा और नॉर्मल केसेस में सिर्फ कॉम्पनसेशन और आपको आपका कंसिडरेशन वापस मिलेगा. मोड्स ऑफ ट्रांसफर बाय सेल. अब इसमें ना ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेल हैज बीन डिटरमिन्ड. तो immovable property can either be a tangible immovable property or it can be an intangible immovable property or a reversion. हमने पार्ट 1 इस लेक्चर में पढ़ा था कि रिवर्जन क्या होता है.
टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम हो, इट मीन्स 100 भी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100. इफ इट इज up to rupees 99.99, then that case either there will be a delivery, that is you need not do anything, आप बस वो सामान या प्रॉपर्टी उसको दे दो, या फिर आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कर सकते हो। पर जहां भी वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होती है, जो हर केस में यूजुअली होती ही है, in that case it is always necessary that you make a registered instrument with attestation. Attestation means signature by two witnesses. Intangible और रिवर्जन की केस में भी registered instrument मैंडेटरी है। Now let us understand the second type of transfer, that is exchange. हमने already देखा कि जहां ownership of one thing is exchanged for ownership of another thing, मतलब A और B में दो अलग अलग, एक ने अपना हाउस दिया और दूसरे ने लैंड दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बीच एक्सचेंज हुआ। ठीक है, नाइदर थिंग, एक तो दोनों भी पैसे नहीं होने चाहिए, या फिर अगर पैसे है तो दोनों ने पैसे देने चाहिए। मतलब इसने 500 का, अभी सोचो डीमोनेटाइजेशन के बाद से 500 और 1000 का नोट बंद हो गया, बट बी इज अ कलेक्टर ऑफ मनी, सो बी सेज आप मुझे वो पुराना वाला नोट दो, मैं आपको नया चलने वाला 500 का नोट देता हूं। तो यहाँ क्या है, बोथ थिंग्स मनी है, तो एक तो दोनों भी पैसा नहीं होना चाहिए, या अगर है तो दोनों भी पैसा होना चाहिए। बाकी मोड ऑफ एक्सचेंज विल बी सेम एज सेल, एंड दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। दोनों, ऐसा नहीं होगा कि ये अपने घर का लीज दे रहा है और ये अपने फार्म का ओनरशिप दे रहा है, दैट इज नॉट valid. For both the things, ownership has to be transferred. The person making the exchange must be competent to contract. तो इस केस में दोनों ही exchange कर रहे हैं ना, तो both parties, there is no transferor and transferee, both are transferor and both are transferee. There must be a mutual consent. It should not be done under undue influence, fraud, duress, or a mistake. It should be done with free consent. And there should be a mutual transfer of ownership, though things and interests may not be identical. Although वो जो चीजें exchange हो रही है वो same ना भी हो, फिर भी दोनों चीजों की ownership transfer होनी चाहिए। Neither party must have paid money only. अगर पार्टी मनी पे कर रहा है तो दोनों पार्टीज ने मनी पे करना चाहिए, या फिर किसी ने भी मनी पे नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सचेंज के प्रोविजंस है, ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही एप्लीकेबल रहेगा। अभी हमारा थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो है गिफ्ट। अब आप सब जानते हैं दैट आउट ऑफ लव अफेक्शन सम पीपल गिफ्ट, आपके पापा आपको कार गिफ्ट देंगे, व्हीकल गिफ्ट देंगे, मोबाइल गिफ्ट देंगे, है ना। तो तब वो क्यों आपसे पैसे लेंगे क्या गिफ्ट देकर? नहीं, वो आपको गिफ्ट आउट ऑफ देयर फ्री विल देंगे। तो उस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को, उस टाइप ऑफ ट्रांसफर को गिफ्ट कहा जाता है। तो गिफ्ट ये हमारे सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 128 के अंदर आता है। Gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee. तो पहली चीज, ये गिफ्ट की प्रोविजन में उन्होंने दोनों लिखा है, मूवेबल भी इमूवेबल भी। तो जस्ट लाइक एक्सचेंज, गिफ्ट की प्रोविजन भी दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होगी।
सेकेंडली ये गिफ्ट वॉलेंटेरिली देना चाहिए। आप कोई ऐसे किडनैपर आपकी बेटी को किडनैप करके फिर बोलेगा कि अब आप मुझे अपना घर गिफ्ट दो, तो विल दैट बी अ वॉलेंटरी गिफ्ट? नो, इट विल बी अंडर एक्सटॉर्शन, अंडर कोअर्जन, ड्यूरेस, उसको ड्यूरेस बोला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो गिफ्ट दिया गया है वो वॉलेंटरी होना चाहिए। And without consideration, the very essence of gift is that one person will give the gift and the other will just receive it, accept it. He will not give anything in return. तो जो पहला इंसान जो वो गिफ्ट देता है उसे डोनर कहा जाता है, और जो वो गिफ्ट लेता है उसे डोनी कहा जाता है। और ये गिफ्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने गिफ्ट दे दिया। जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है दैट पर्सन शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट, and this acceptance has to be made during the lifetime of donor and while he is still capable of giving. तो सपोज आज मैंने अपनी प्रॉपर्टी, suppose Mr. A gave his property to Mr. B as a gift. Now Mr. A is the owner of that property now. Okay. But for example, he dies, and after he dies, Mr. B accepts the gift. तो अब ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की बची ही नहीं ना, वो उनके एयर्स की हो गई। उनके जो लीगल एयर्स है, उनके बेटे, बेटी, वाइफ, जो भी है, ही दे गॉट द प्रॉपर्टी। तो मिस्टर ए ओनर ही नहीं बचे। तो बी वॉज सपोज टू एक्सेप्ट इट बिफोर मिस्टर ए डाइड। अब ए की डेथ के बाद ही इज नो लॉन्गर द ओनर, देयरफॉर दिस गिफ्ट इज void. So a person, a donee, has to accept the gift before the donor dies. Let us understand the essential features of gift. So, there must be a transfer of ownership. ऐसा लीज, लाइसेंस, एंजॉयमेंट, ईजमेंट नहीं चलेगा. There should be a transfer of ownership. The subject matter of the gift must be a certain existing movable or immovable property. मतलब फ्यूचर प्रॉपर्टी जो आज एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है उसका गिफ्ट नहीं हो सकता। सर्टन मतलब इन द गिफ्ट यू हैव टू क्लियरली डिटरमिन कि कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट दी जा रही है। The transfer must be made voluntarily. Voluntarily matlab there should be no coercion, no undue influence, no duress, okay, no fraud. Everything should be done with his own willingness. And it must be done without any consideration. There must be acceptance by or on behalf of the donee, and such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is capable of giving. We've already discussed this. Please note that the rules relating to transfer of property will not apply to gifts by Mohammedans, and its validity is judged by Muslim law. तो जो Mohammedan शरीयत law है, that will apply to Muslims. Muslims will not be affected by the provisions of the Transfer of Property Act. जो Islamic law है वो उन्हें apply होगा. Now, what are the several provisions about a gift? The donor, there are two parties in any gift. That is, one is a donor, and he must be a person competent to transfer. And the second is a donee who can be any person. तो गिफ्ट तो कोई भी ले सकता है ना. हमने तो ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन भी देखा था इन द लास्ट पार्ट.
So donee, the receiver, can be any person, and the donor must be a person competent to transfer. Competent to transfer means, one, he has to be competent to contract, and second, he must be authorized to transfer. Now let us understand the mode of gift. Mode of gift मतलब किस तरीके से वो गिफ्ट दिया जाना चाहिए. So a mode of gift in case of a movable property will either be delivery or a registered instrument. अगर गोल्ड चेन मुझे किसी को देनी है तो मैं बस उसे वो गोल्ड चेन गिफ्ट दे दूंगी, बोल एक मस्त बॉक्स में रैप करूंगी और मैं उसे वो गिफ्ट दूंगी. है ना. आप किसी के बर्थडे पे जाते हो, डू यू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज व्हाइल गिविंग अ बर्थडे गिफ्ट? No. So in case of a movable property, you can just give a delivery of that property. And अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप एक registered instrument भी बना सकते हो. Where possession is already with the donee, donor may make a declaration in clear terms granting the gift, and such gift must be accepted. जहां वो gift already, मैंने suppose अपनी कार अपने friend को use करने के लिए दी थी कुछ time के लिए, ठीक है, एंड सडनली आई वन डे रियलाइज कि ओके फाइन, लेट मी जस्ट गिफ्ट दिस कार टू माय फ्रेंड, ही रियली लाइक्स इट वेरी मच. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगी, वो कार का बस एक डिक्लेरेशन बना के उसे वो गिफ्ट दे दूंगी. नाउ इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेड, it is always necessary that you have to make a registered instrument with attestation. इमूवेबल प्रॉपर्टी की केस में आप सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी पे आज गए, आपको अपना घर अपने बेटी को गिफ्ट देना है, तो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली गो and give her the keys and say that from tomorrow you start living in the house and it is yours. No, you have to make a proper registered instrument, get it attested by two witnesses, and only in that way गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी. और जो गिफ्ट डीड बनेगी उस पे भी आपको स्टैम्प्ड ड्यूटी भी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी. सो these formalities cannot be avoided. Revocability. Gift cannot be revoked at the will and pleasure of the grantor. A revocable gift is one which may be revoked by the donor at any time on the mere will or pleasure of the donor, and such a gift is a void. तो जो जो गिफ्ट हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर देखते हैं वो सारे इररेवोकेबल होते हैं. मींस व्हाट, कि एक बार आपने वो गिफ्ट किसी को दे दिया तो आप वो गिफ्ट वापस नहीं ले सकते हो. वंस यू हैव गिवन दैट गिफ्ट, आप वो आपकी मन मर्जी पे, आज मैंने चलो कार दे दी, कल मैं जा रही हूँ, चलो चलो मुझे वापस दो, मुझे जरूरत पड़ रही है. नो. If you make a gift today and you are giving it to your daughter, if you are giving the house to your daughter, tomorrow if you get poor and you have no house, you cannot go and say that okay fine, return that gift that I had given you. That is the nature of irrevocability. और अगर ऐसा आपने लिखा इन द गिफ्ट डीड कि मैं अपने मन मर्जी से कभी भी आके आपसे ये चीज वापस ले सकती हूँ, इन दैट केस दैट गिफ्ट विल बिकम वॉइड. स्टार्टिंग से ही वो वॉइड रहेगा. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते उस गिफ्ट के ऊपर. You can get the gift revoked, but the condition should be such that it does not depend on the will or the pleasure of the donor. It depends on the happening of an event. It is, वो गिफ्ट डीड में ऐसा लिखा होगा समझो कि मे बी, सपोज आई गिव यू अ गुड एग्जाम्पल हियर. Suppose Mr. A gives a gift to B saying that okay fine, I gift you my house after my death. When will B get the gift? After A's death. But you will not get the gift. The gift will be revoked if you die first. Okay. If Mr. B dies first, A gives a field to B, reserving to himself the right to take back if B dies before A. ठीक है, उसने आज भी चलो अपना घर बी को दे दिया कि ठीक है आपको मैं अपना घर गिफ्ट दे रहा हूं, बट अज्यूमिंग I die
first. If you die first, then I will take it back. Now, is A aware or is A sure कि ऐसा होने ही वाला है? नहीं, ठीक है. This is a very uncertain situation. So A has not said कि मैं अपनी मन मर्जी से कभी भी ले सकता हूँ. A does not have a power to control this situation. Therefore, such a condition is valid. Now, there is a very important case law, even from your exam point of view. It is Kalyan Sundaram versus Kumarappa. So, after the Kalyan Sundaram versus Kumarappa case law says that after acceptance of the deed of gift and before registration, the donor cannot revoke the gift. मतलब अगर ए ने बी को घर दिया और बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो बिफोर एक्सेप्टेंस ए कैन रिवोक इट बट आफ्टर एक्सेप्टेंस ए कैन नॉट रिवोक इट assuming B has accepted but the gift deed is not registered. So in that case also the donor cannot take the gift because the gift takes effect from the date of execution of the document even though it is registered at a later date. मतलब जिस दिन वो acceptance हुआ उस दिन से वो gift deed valid होगी ना ही registration से. So registration merely gives a recognition to an already कंक्लूडेड ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर पहले ही खत्म हो चुका है. द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी इज मियरली मेकिंग इट नोन टू द पब्लिक. इट इज मियरली गिविंग इट recognition. So after acceptance by the donee, the donor cannot revoke it, but before acceptance the donor can revoke the gift. So this was something about revocability of gift. There are some more rules about gift that is given under section 122 to section 128. The gift which comes into existence on fulfillment of a condition that is subject to a condition precedent is also valid. हमने पहले ही पिछले क्लासेस में देखा था that transfer can be of two types, absolute transfer and conditional transfer. So, assuming that if I say that if suppose A makes a gift to of his house and also he say A makes a gift of his house to his daughter and says that the gift will happen only if you marry with my permission. It is a condition precedent. He says that go get married with my permission and take the house. So such a gift is valid. So a condition precedent with a gift is valid. A gift comprising both of existing property and future property. तो अगर एक घर है and Mr. A makes a gift deed today saying that I gift you this house and I also gift you any renovation I make in this house in future. Will that be valid? No. We have already learned that you can make a gift only of present property. हमने सेक्शन 6 में भी देखा था प्रॉपर्टी विच कैनॉट बी ट्रांसफर्ड मेंट एंड इंक्लूडेड फ्यूचर प्रॉपर्टी. तो आज रेनोवेशन अगर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है इट कैनॉट बी गिफ्टेड राइट नाउ. If the gift is accepted by the donee but not registered, it is still valid. Registration only gives recognition to the transfer, like we have discussed before. It does not nullify the transfer. Lastly, the concept of onerous gift, where one transaction, for example, the gift deed, have several components to it. Some of them are beneficial, some of them are loss making. And then you have to accept it at a whole. हमने जो principles regarding transfer पढ़ा था, जो doctrines पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि अगर आप एक doctrine एक
डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा. A person cannot approbate and reprobate at the same time. That was the principle. So here, assuming Mr. A gives to Mr. B shares of company X and shares of company Y. Okay, and company X has huge profits. But company Y में calls pending है. You know what are calls on the share? जो share money है, call money है, वही pay नहीं किया है. So now, if Mr. B accepts this gift, he will get the profits of X company shares, but he will also have to pay the calls due on Y company shares. So in that case, such a gift is called an onerous gift. But the condition here is that this has to be made through a single transfer. बट अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दो अलग अलग ट्रांसफर किए, एक में एक्स कंपनी के शेयर्स दिए, एक में वाई कंपनी के शेयर्स दिए, इन दैट केस ही कैन टेक दिस ट्रांसफर एंड ही कैन से नो टू दिस ट्रांसफर बिकॉज दे आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट transactions. So such kind of gifts which we discussed before are known as onerous gift because they contain a burdensome obligation along with the gift. So where the gift is granted with some burdensome obligation, with some liability, then such a gift is known as an onerous gift. I hope you have understood the three types of transfers that we have discussed today. In the next lecture, we will discuss the remaining three types of transfer, that is lease, mortgage, and actionable claim. Thank you for watching.